नमस्कार। सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनिका चौहान और समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022 में राजधानी लखनऊ रैंकिंग में पहले स्थान पर। भुवनेश्वर में नेशनल क्लीन एयर सिटी कैटेगरी में मिला पहला पुरस्कार। गुजरात विधानसभा के दूसरे चरण के लिए कल शाम थम गया प्रचार। दूसरे चरण की 93 सीटों पर 5 दिसंबर को होगा मतदान। मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आजम खां की प्रतिष्ठा दांव पर। भाजपा ने भी लगाया पूरा जोर। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वाराणसी में काशी तमिल संगमम में लिया भाग। काशी विश्वनाथ मंदिर, हनुमान घाट सहित कई मंदिरों में की पूजा अर्चना। और अब समाचार विस्तार से। शुरुआत करते हैं एक अच्छी खबर के साथ। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022 की संपूर्ण रैंकिंग में लखनऊ ने देश भर के बड़े शहरों को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया है। नेशनल क्लीन एयर सिटी कैटेगरी में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में प्रयागराज दूसरे और वाराणसी नगर निगम तीसरे स्थान पर रहा। कभी देश में सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार रहने वाले मुरादाबाद ने 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया है। शनिवार को भुवनेश्वर में आयोजित एक समारोह में केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव, राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने महापौर संयुक्ता भाटिया और नगर आयुक्त को पुरस्कृत किया। सम्मान सहित 1 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि का चेक भेंट किया गया। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के आधार पर वायु गुणवत्ता लक्ष्यों को पूरा करने के साथ ही सुधारात्मक निवारक और शमन कार्यों के संचालन में बेहतर प्रदर्शन करने वाले देश के 9 शहरों को नेशनल क्लीन एयर सिटी पुरस्कार दिया गया। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत देश भर के 174 शहरों का अलग अलग बिंदुओं पर सर्वे किया गया था। सोशल मीडिया ने भी प्रदेश को स्वच्छ और सशक्त प्रदेश बनाने की योगी सरकार की मुहिम को जबरदस्त समर्थन दिया है। शनिवार को ट्विटर पर हैशटैग स्वच्छ यूपी सशक्त यूपी टॉप ट्रेंडिंग में शुमार हो गया। ये ट्विटर के इंडिया ट्रेंड्स में नंबर 1 पायदान पर पहुंच गया। और जैसा कि आप जानते हैं, एक तरफ जो एयर पोल्यूशन है उसकी समस्या से कई बड़े शहर जो हैं वो दो चार होते रहते हैं। वहीं राजधानी लखनऊ का स्वच्छ हवा रैंकिंग में अव्वल स्थान पर आना लखनऊ वासियों के लिए खुशी की एक बहुत बड़ी खबर है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण का क्या पैमाना होता है और किस तरह से लखनऊ नगर निगम ने इस पर नियंत्रण पाया है, इस पर और अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी से। विजय जी, ये बहुत खुशी की खबर है हमारे लिए कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में राजधानी लखनऊ जो है उसे प्रथम स्थान मिला है। किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए, ये सिर्फ लखनऊ पहले स्थान पे आया, इसके साथ प्रयागराज और वाराणसी को भी मिला है, मुरादाबाद को भी 10 लाख कैटेगरी के नीचे मिला है। दरअसल ये जो सर्वे हुआ है, कई इसके पॉइंट थे और उन सारे मानकों पे लखनऊ खरा उतरा है और इसलिए लखनऊ को पहले नंबर पे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लखनऊ में वायु स्वच्छता के लिए कई उपाय नगर निगम ने किए। इन्होंने फॉगिंग रेगुलर कराते हैं, सड़कों पे पानी का छिड़काव है, फिर जो कूड़ा निस्तारण है उसकी एप्रोप्रिएट व्यवस्था कर रहे हैं। साथ में कहीं भी इस तरह की आग लगने की घटनाएं नहीं हो, जैसे प्लास्टिक जलाने, टायर जलाने, इस तरह इसको काबू में किया है और जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है यहाँ उसको भी काबू में किया है। तो कई तरीके के उपाय किए हैं लखनऊ नगर निगम ने, तब जाके यहाँ के नागरिकों को एक स्वच्छ हवा मिली है और शहर को एक सम्मान वाला पुरस्कार मिला है। जी, नगर निगम की ऐसी कई सारी कोशिशें हैं जिनको आपने गिनाया कि किस तरह से उनके प्रयास से इस रैंकिंग में लखनऊ पहले स्थान पर आया है। अच्छा, नगर निगम के साथ साथ लोगों का भी खासा योगदान इसमें रहा है, तो लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे आप कि वो और क्या करें जिससे ये रैंकिंग जो अव्वल नंबर पर आए हैं हम इसको बरकरार रखा जा सके? देखिए, किसी भी स्वच्छ शहर के लिए जरूरी है कि नागरिक भी पूरे तरीके से योगदान करें और लखनऊ के का मिजाज आप जानती हैं, लखनऊ के लोग कितने तहजीब और तमीज के साथ अपनी सिविलाइजेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे पहले आपकी संस्कृति है, यानी कि दूसरों का ध्यान रखने की कोशिश सबसे पहले होती है। तो अपने पड़ोसी और दूसरों को का ध्यान रखने के लिए लखनऊ में
नागरिक जो है कचरा निस्तारण में नगर निगम को पूरी तरीके से मदद कर रहे हैं। जो भी हवा को नुकसान पहुंचाने वाले कोई कोशिश को वो रोकते हैं। साथ में गाड़ियों का जो जब भी वो लाल बत्ती होती है गाड़ियों के इंजन ऑफ कर लेते हैं ताकि कम से कम पोल्यूशन हो। इस तरह से ढेर सारे ऐसे उपाय हैं जो अपने दैनिक जीवन में लोगों ने उतारा है, जहां से हवा या हमारे पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है वो कम से कम हो सके। और ये एक मिसाल है लखनऊ के नागरिकों की कि जो उन्होंने पूरे देश में सबसे अव्वल अपने शहर को बनाया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विजय उपाध्याय जी इस पूरी जानकारी के लिए। और वो कहते हैं ना, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। तो ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ये जो रैंकिंग जहां हम पहले स्थान पर आए हैं उसे हम और आप मिलकर एक जिम्मेदारी के साथ बरकरार रख सकें। और आइए अब देखते हैं उत्तर प्रदेश उपचुनाव से जुड़ी खबरें। गुजरात विधानसभा दूसरे और अंतिम चरण के चुनावी और मैनपुरी लोकसभा और रामपुर और खतौली विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए शनिवार शाम को प्रचार थम गया। इन सीटों पर मतदान 5 दिसंबर और मतगणना 8 दिसंबर को होगी। मुलायम सिंह यादव के निधन से मैनपुरी लोकसभा सीट और आजम खां को सजा सुनाए जाने से रामपुर और पूर्व विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द होने के बाद खतौली विधानसभा सीट रिक्त हुई है। शनिवार शाम 5 बजे तक रोड शो, जनसभा, रैलियों के जरिए प्रचार प्रसार हुआ। मैनपुरी और रामपुर सीट पर सपा की प्रतिष्ठा दांव पर है। मैनपुरी में डिंपल यादव और रामपुर में सपा ने आसिम राजा को प्रत्याशी बनाया है। समाजवादी पार्टी इन दोनों सीटों को जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। गुजरात में दूसरे चरण के प्रचार का शोर थम गया है। अब डोर टू डोर संपर्क अभियान में पार्टियां जुट गई हैं। दूसरे चरण की 93 सीटों के लिए 5 दिसंबर को मतदान होगा, जब मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सहित हार्दिक पटेल और कांग्रेस के जिग्नेश मेवानी की किस्मत का फैसला जनता करेगी। गुजरात विधानसभा चुनाव की दूसरे चरण की 93 सीटों के लिए चुनाव प्रचार थम गया। सत्ताधारी भाजपा 27 साल से शासन को पारदर्शी व्यवस्था, अंत्योदय और बेहतर कानून की स्थिति के अलावा उत्तर गुजरात में नर्मदा कैनाल के जरिए पानी पहुंचाए जाने की उपलब्धि पर बनाए रखना चाहती है। वहीं कांग्रेस पूरा दमखम लगा रही है कि भाजपा को सत्ता से कैसे बाहर किया जाए। दोनों दलों की सीधी टक्कर के बीच राज्य की राजनीति में नई नवेली पार्टी आम आदमी पार्टी भी दम ठोंक रही है। यानी चुनावी मैदान में 3 राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने अपने ढंग से रिझाने का प्रयास कर चुके हैं। अब बारी मतदाताओं की है। राज्य के 14 जिलों की इन सीटों पर मतदाता 5 दिसंबर को एक बार फिर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करेंगे। इस बार भी बीजेपी की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थामी और दूसरी तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी दिग्गज रैलियां और जनसभाएं देखने को मिली। अब चुनाव का रुख किस तरफ मुड़ता है, इसका फैसला जनता ईवीएम मशीन में 5 तारीख को कर देगी, जिसके नतीजे 8 तारीख को आएंगे। 93 सीटों के लिए कुल 833 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें से 69 महिलाएं भी हैं। इनमें से 13 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व हैं और 6 सीटें अनुसूचित जाति के लिए। मध्य व उत्तर गुजरात की इन सीटों पर 5 दिसंबर को मतदान होगा। 833 कैंडिडेट्स અને 61 પોલિટિકલ પાર્ટીઝ ઇલેક્શન में પાર્ટિસિપેટ कर रहे। टोटल इलेक्टर्स છે 2,51,58,730 है। यंग इलेक्टर्स છે 5,96,328 અને मोर देन 100 इयर्स धरावता मतदारों है 5,412 एंड एनआरआई इलेक्टर्स है 660। टोटल पोलिंग स्टेशन है लोकेशन से 14,975 एंड टोटल पोलिंग स्टेशन 26,409। सबकी निगाहें अहमदाबाद की 21 विधानसभा सीटों पर लगी हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की घाट लोडिया सीट भी शामिल है। पटेल का मुकाबला विपक्षी कांग्रेस के उम्मीदवार यमी याज्ञिक से माना जा रहा है।
इसके अलावा अहमदाबाद की बीरमगांव की सीट पर भाजपा उम्मीदवार हार्दिक पटेल का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार लाखाभाई भारवाड़ से है। वहीं बडगाम से कांग्रेस के जिग्नेश मेवाणी चुनावी मैदान में है और मुकाबले में भाजपा के मनीलाल बघेला। बड़ोदरा शहर से भाजपा की मनीषा वकील का मुकाबला कांग्रेस के गुणवंतरी परमार से है और गांधीनगर दक्षिण से भाजपा के टिकट पर अल्पेश ठाकुर भी चुनावी मैदान में हैं। गुजरात चुनाव का दूसरा चरण भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए ही करो और मरो का चरण है। कारण उत्तर गुजरात में जहां 2017 में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ी थी, तो वहीं मध्य गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को बुरी तरीके से परास्त किया था। वहीं गोधरा, धोलका और मानसा सीटों पर भी नजर होगी। बीते विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर जीत का अंतर 500 मतों के आसपास रहा था। दूसरे चरण में साबरकांठा, बनासकांठा, नर्मदा, अरावली, छोटा उदयपुर और पंचमहल जिलों की सीटें आती है। ये सीटें आदिवासी वोटर्स के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है और सभी पार्टियों ने आदिवासी मतदाताओं को लुभाने के लिए जीतोड़ मेहनत की है। अब देखना होगा कि 5 दिसंबर को होने वाले चुनाव में आदिवासी वोटर्स का रुझान किस तरफ जाता है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 93 सीटों में से भाजपा को कुल 51 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस के हिस्से में 39 और निर्दलियों ने 3 सीटों पर बाजी मारी थी। राज्य विधानसभा में कुल 182 सीटें हैं, जिनमें से 89 सीटों पर 1 दिसंबर को मतदान हो चुका है। गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। बढ़ते हैं समाचारों में आगे, बात करते हैं मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव की। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव का प्रचार कल थम गया है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में 6 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के रघुराज सिंह शाक्य और समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव के बीच है। वहीं 4 निर्दलीय अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में 17,52,000 मतदाता हैं। चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशियों पर व्यक्तिगत हमले भी देखे गए। मैनपुरी लोकसभा सीट पर अधिकतर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। 1967 के बाद एक बार कांग्रेस 1984 में जीती है। वहीं समाजवादी पार्टी है, उसकी विचारधारा से मिलते हुए प्रत्याशी यहां से जीतते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। 5 दिसंबर को वोट पड़ने के बाद ही पता चलेगा कि कमल खिलेगा या फिर साइकिल दौड़ेगी। यहां से 5 बार मुलायम सिंह सांसद रहे हैं। 2 बार उनके भतीजे धर्मेंद्र मुलायम सिंह के भाई रतन सिंह यादव के पोते तेज प्रताप यादव भी एक बार सांसद रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा की सीट है ये। भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचने को तैयार दिख रही है। चुनाव प्रचार के दौरान विकास, कानून व्यवस्था, गुंडा राज, माफिया राज, रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दे छाए रहे हैं। और समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं ये विराम। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास। विराम के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस की। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांगों के सशक्तिकरण की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। इनमें व्यक्तियों के अलावा दिव्यांगों के लिए काम करने वाले संस्थान, संगठन, राज्य और जिलों को भी पुरस्कृत किया गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से कार्यक्रम दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण करने की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने व्यक्तियों, संस्थानों, संगठनों, राज्य और जिलों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों और कार्यों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। कार्यक्रम में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं मुहैया कराने पर सरकार के प्रयासों की सराहना की। सरकार द्वारा ग्वालियर में एक दिव्यांग खेल केंद्रों की स्थापना की जा रही है। उस केंद्रों में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए शिक्षा के साथ साथ उनके प्रशिक्षण के लिए
अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी ताकि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रतिस्पर्धा कर सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश में क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर खोले जाने पर सरकार की सराहना करते हुए राज्य सरकारों को भी सेंटर स्थापित करने का आह्वान किया। केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 14 क्रॉस डिसेबिलिटी इंटरवेंशन सेंटर्स स्थापित किए हैं। मुझे आशा है कि राज्य सरकारें भी इस पहल से प्रेरणा करें और बचपन में ही दिव्यांगता की पहचान करने तथा उसे पूरी करने के लिए अपने अपने राज्यों में इसी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। इस अवसर पर आयोजित समारोह में सन 2021 के लिए 25 व्यक्तियों, संस्थाओं और संगठनों, जबकि 2022 के लिए 29 व्यक्तियों, संस्थाओं और संगठनों को असाधारण उपलब्धि और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के कार्य के लिए सम्मानित किया गया। मैं कश्मीर की पहली व्हीलचेयर बास्केटबॉल प्लेयर हूँ और अपने स्टेट टीम की कैप्टन हूँ और मैंने अपनी कंट्री को यूएस में रिप्रेजेंट किया और अभी हाल ही में हमारे इंडिया में इंटरनेशनल चैंपियनशिप हो गई जिसको ऑर्गेनाइज ICRC ने किया और उसमें हमने सिल्वर जीता। I am working for making STEM education accessible to children with visual impairments. We are collaborating with state governments and we are working with 11 states right now in special schools across these 11 states. राष्ट्रीय दिव्यांगता पुरस्कार के लिए वर्ष 2022 में 1210 आवेदन प्राप्त हुए थे। वर्ष 2021 में 844 आवेदन मिले थे। आवेदकों की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच के बाद स्क्रीनिंग कमेटी ने सम्मानित होने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं का चयन किया। लखनऊ में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने दिव्यांगजन के सशक्तिकरण के लिए विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 23 व्यक्तियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किए। दिव्यांग दिवस संकल्प का दिवस है। दिव्यांग दिवस कुछ कर गुजर जाने की तमन्ना का दिन है। विश्व दिव्यांग दिवस दिव्यांग जनों के लिए करुणा बखेरने का दिन है। दिव्यांग दिवस दिव्यांग जनों के जीवन में उजियारा लाने का दिन है। इसलिए सभी दिव्यांग भाई बहनों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं इस अवसर पर प्रेषित करता हूं। जिले में स्वयंसेवी संस्था द्वारा 50 दिव्यांगों का चयन कर उन्हें घरेलू मसाला उद्योग और अन्य कार्यों में प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिससे वो आत्मनिर्भर बन सकें। विश्व दिव्यांग दिवस पर कार्यक्रम के द्वारा अन्य दिव्यांगों को भी कार्य के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर सदर विधायक पलटू राम ने दिव्यांगों को संबोधित करते हुए कहा कि कोई ऐसा काम नहीं है जो दिव्यांग न कर सकें। उन्होंने कहा कि बलरामपुर के दिव्यांग हर्षवर्धन दीक्षित ने पुरस्कार प्राप्त कर दिव्यांगों में उत्साह का संचार किया है। स्वयंसेवी संस्था के प्रतिनिधि अजय कुमार मिश्रा ने कहा कि दिव्यांगों को प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। दिव्यांग कमला कुमारी ने कहा कि वो दोनों पैरों से विकलांग हैं। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो कुछ कर पाएंगी और आज वो आत्मनिर्भर बनने की तरफ अग्रसर हैं। दिव्यांग होते हुए भी पूरे विश्व में नाम करने का काम किया। अभी द्विवेदी जी ने बताया कि हमारे बलरामपुर का ही एक होनहार बालक जो आज उत्तर प्रदेश के दिव्यांग कल्याण मंत्री के हाथों से सम्मानित हो रहा है, तो ये सब हम लोगों को एक प्रेरणादायक ये कदम उठाया जा रहा है। दिव्यांग व्यक्तियों के संबंध में लोग अपने परिवार पे बोझ की तरह से रहते हैं, घरों में उनका कोई महत्व नहीं है। उनको कैसे हम आर्थिक रूप से सुदृढ़ करके उनके जीवन में एक नई रोशनी ला सकते हैं, इस संबंध में गिफ्ट आर्बल्ट के साथ बात किया गया। तो गिफ्ट आर्बल्ट ने कहा कि आप एक छोटी सी परियोजना, उनको एक 60 टर्म का 4 महीने की प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करिए। जो घरेलू उपयोग की चीज़ें हैं, मसाला है, आटा है,
सत्तू है, इस तरह की चीज़ों का उत्पादन करके उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए एक रास्ता प्रदान करिए। यहाँ पे आए सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और हम यही सोच रहे हैं कि हमारे जैसे जितने भी दिव्यांग लोग हैं आगे चलकर वो भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सब कुछ कर सके। वो कभी ये ना सोचे कि हम दिव्यांग हैं, इसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर चित्रकूट स्थित जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय में आनंद मेले का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ अपर जिलाधिकारी वंदना श्रीवास्तव ने किया। आनंद मेले में दिव्यांग छात्र छात्राओं ने अपने हाथों से निर्मित खाद्य उत्पादों के स्टॉल लगाए थे, जिसका सभी ने आनंद लिया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें दिव्यांग छात्र छात्राओं ने अपनी कला से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं जिले में एक अन्य कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी अमृतपाल कौर ने दिव्यांग महिलाओं को कंबल का वितरण भी किया। विश्वविद्यालय के सांस्कृतिक विभागाध्यक्ष डॉक्टर गोपाल मिश्रा ने बताया कि पिछले पखवाड़े से विभिन्न सांस्कृतिक और खेलकूद की प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिसके अंतर्गत क्विज प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, संगीत गायन एवं वादन की प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिता, ब्रेल प्रतियोगिता, मूक बधिर प्रहसन प्रतियोगिता, योग की प्रतियोगिता के साथ ही अनेक शैक्षणिक गतिविधियों से जुड़ी हुई प्रतियोगिताएं संपन्न कराई गई, जिसमें दिव्यांग विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विश्व दिव्यांग दिवस के उपलक्ष्य में विश्वविद्यालय में विगत एक पखवाड़े से विभिन्न सांस्कृतिक एवं खेलकूद की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। खेलकूद की प्रतियोगिताओं के द्वारा विद्यार्थियों के शारीरिक विकास का प्रयास किया जाता है और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के द्वारा विद्यार्थियों के शैक्षणिक प्रतिभाओं को निखारा जाता है। और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं ये छोटा सा ब्रेक। बिट्टू, बहू कब से तैयार होकर बैठी है? टेस्ट के लिए जाना बेटा। टेस्ट ही तो देख रहा हूँ माँ। ये टेस्ट जल्द से जल्द होना जरूरी है। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV की जांच जरूर करवाएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। जांच जितनी जल्दी, सुरक्षा उतनी पक्की। गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV टेस्ट जरूर कराएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं समाचारों में आगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल वाराणसी पहुंचकर काशील तमिल संगमम में हिस्सा लिया। निर्मला सीतारमण कल सुबह वाराणसी में केदारनाथ घाट और हनुमान घाट पर पूजा अर्चना की। उन्होंने बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी किए। वो रविवार को BHU में आर्किटेक्चर एंड अदर हेरिटेज फॉर्म्स इन इंडियन नॉलेज सिस्टम पर एक सेमिनार के साथ ही विश्वविद्यालय में काशी तमिल संगमम के तहत एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। वो छात्रों के साथ संवाद भी करेंगी। काशी तमिल संगमम में हिस्सा लेने के लिए बीती रात संस्कृति और विरासत परंपरा से जुड़ा दल भी वाराणसी पहुंचा। ये दल वाराणसी के विभिन्न धार्मिक स्थलों का दौरा करते हुए प्रयागराज और अयोध्या का भी दौरा करेगा। शनिवार देर शाम निर्मला सीतारमण ने काशी विश्वविद्यालय मंदिर में दर्शन पूजन किया, साथ ही विशालाक्षी देवी की पूजा की। इसके अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर कॉरिडोर का भी भ्रमण किया। उनके साथ साथ दक्षिण भारतीय नादा स्वरम का वादन लगातार होता रहा, जो दक्षिण भारतीय किसी भी शुभ कार्य में इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एम्फी थिएटर में चल रहे काशी तमिल संगमम की सांस्कृतिक संध्या में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे तमिलनाडु के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने अपने संबोधन में कहा कि हर एक दक्षिण भारतीय के अंदर गर्व है कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत काशी तमिल संगमम का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य है कि दोनों राज्यों की दूरियों को कम किया जाए। अपने संबोधन के बाद अन्नामलाई ने आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी लुत्फ उठाया। इसके पूर्व वो हनुमान घाट गए और वहां महाकवि सुब्रमण्यम भारती की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और उनके परिजनों से भी मुलाकात की। इस दौरान दूरदर्शन से बात करते हुए तमिलनाडु के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि काशी और तमिल सिविलाइजेशन बहुत पुराना है और दोनों में काफी गहरा रिश्ता है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री के एक भारत श्रेष्ठ भारत परिकल्पना के तहत आयोजित किए जा रहे इस काशी तमिल संगमम के लिए भी प्रधानमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हमारे देश की पहचान मंदिरों को भव्य स्वरूप दे रहे हैं। उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन के महाकालेश्वर का उदाहरण दिया।
दो पुराना सिविलाइजेशन है, तमिलनाडु वाराणसी बहुत पुराने, एक बहुत ज़्यादा संबंध है दोनों का। हमारा मन में एक बार आप वाराणसी में काशी विश्वनाथ दर्शन कीजिए, उसके बाद रामेश्वरम में आप दर्शन करना पड़ेगा। हमारा संबंध बहुत बहुत डीप है। बट लास्ट 350 years somehow this bond has broken. No more people travel from one place to other, and our Prime Minister's dream is to unify this again. That is why Ek Bharat Shresth Bharat, and PM wanted this Kasi Tamil Sangamam to happen in Varanasi, where a lot of Tamil people from 12 different streams, they will come here, be a part of the process. लोकसभा अध्यक्ष और सांसद ओम बिरला शनिवार को संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज पहुंचने पर सर्किट हाउस में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित तमाम भाजपाइयों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वो सीधे सभागार में पहुंचे, जहां आयोजित कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। लोकसभा अध्यक्ष का स्वागत करने के पश्चात डिप्टी सीएम मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने कांग्रेस, सपा और शिवपाल यादव पर तीखे तंज कसे। केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीजेपी नेताओं के जय सियाराम न बोलने के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोई न कोई ऐसा होगा जो राहुल गांधी को श्री राम और जय सियाराम का मतलब समझाने वाला होगा। श्री का मतलब माता सीता ही है, सिया का मतलब भी माता सीता ही है। उन्होंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक जीत है। वहीं मैनपुरी समेत तीनों सीटों पर उपचुनाव को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि रामपुर, खतौली और मैनपुरी में कमल खिल रहा है, तीनों सीटों पर अच्छी बढ़त के साथ। अब ये न घोड़ा दूर है न मैदान दूर है। श्री शिवपाल जी को मैनपुरी लोकसभा, तो वो चुनावी चाचा को मैं बताना चाह रहा हूँ, हार ही रहे हैं वहाँ साइकिल वाले, लेकिन अगर उनको ज्यादा गुमान जसवंत नगर में भी हो तो वह जब चुनाव आएगा उस समय ये चुनाव परिणाम आ जाने दो, उसके बाद वो इस्तीफा दे करके अपनी ताकत दिखा दे। भाजपा ज्यादा ताकतवर है, जनता का समर्थन उनके साथ है, वहां से इस्तीफा दे के फिर से चुनाव लड़ करके आ जाए। इतना ही कहता हूं कि मैनपुरी लोकसभा, रामपुर विधानसभा, खतौली विधानसभा, तीनों सीटों में खिल रहा है कमल। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लोकसभा में श्री रघुराज साक्य जी, विधानसभा रामपुर में श्री आकाश सक्सेना जी और विधानसभा खतौली में श्रीमती राजकुमारी सैनी जी, तीनों प्रत्याशी अच्छे बढ़त के साथ इस चुनाव को जीतने जा रही हैं। और समाजवादी पार्टी को जैसे 2014 में, 2017 में, 2019 में और 2022 के विधानसभा चुनाव में, अभी आजमगढ़ के उपचुनाव में, रामपुर के उपचुनाव में जनता ने नकारा है, वैसे इन तीनों विधानसभाओं में भी नकार रही है और भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022 में राजधानी लखनऊ रैंकिंग में पहले स्थान पर। भुवनेश्वर में नेशनल क्लीन एयर सिटी कैटेगरी में मिला पहला पुरस्कार। गुजरात विधानसभा के दूसरे चरण के लिए कल शाम थम गया प्रचार। दूसरे चरण की 93 सीटों पर 5 दिसंबर को होगा मतदान। मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आजम खां की प्रतिष्ठा दांव पर। भाजपा ने भी लगाया पूरा जोर। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वाराणसी में काशी तमिल संगमम में लिया भाग। काशी विश्वनाथ मंदिर, हनुमान घाट सहित कई मंदिरों में की पूजा अर्चना। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।